जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं बाहर हूँ, उस वजह से आपके लिए उस तरीके का जो मैं रोज़ वीडियो लाता हूँ उस तरीके का नहीं ला पा रहा हूँ। तो कभी कभार हो जाता है, तो बाहर रहने की वजह से मैं वो नहीं ला पा रहा हूँ। बाकी फिर रेगुलरली उस तरीके का आता रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऐप की बात कर लेते हैं। तो एम एम अकेडमी ऐप, उसमें काफ़ी अपग्रेडेशन आया है। तो आपको दिखेगा कि जो यूज़र इंटरफेस है वो भी चेंज किया गया है, काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया गया है। उसी के साथ साथ जो वीडियोज़ है, अब आप स्पीड ऑप्शन पर भी देख सकते हो। और उसी के साथ साथ जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, वो अब आपके सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। मतलब अब रात को 12 बजे आपका सब्सक्रिप्शन चेंज नहीं होगा, बल्कि आपने जब लिया है तो उससे 24 घंटे के बाद चेंज होगा। तो इसका ये मतलब है कि अब सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है। पहले अगर किसी ने सुबह 5 बजे सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसे ज़्यादा टाइम मिल रहा था, और अगर किसी ने रात को 11 बजे लिया है तो उसे 1 घंटे में ही उसका एक दिन कम हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब सभी को 24 आवर्स मिलेंगे एक दिन के लिए। तो आप सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई है। तो ये काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट जो चेंज है वो हम लेकर आए हैं। उसी के साथ साथ जो पेमेंट गेटवे है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया गया है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस है और स्मूथ पेमेंट गेटवे आपको नजर आएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाई गई है। और क्वालिटी जो है वीडियोस की वो आप सभी को पता ही है। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आज हम यहाँ पर 1 अगस्त का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो महीना खत्म हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये नया महीना आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा और आपकी जो पढ़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और उसी के साथ साथ वीडियो अपडेट्स के लिए आप जो टेलीग्राम है उस पर भी फॉलो कर सकते हो, और जो फेसबुक का पेज है मयूर मोगरे नाम से उस पर भी फॉलो कर सकते हो। मोटिवेशनल कोड जो है वो भी मैं वहाँ पर डालता हूँ, जिससे कि सुबह सुबह उठकर आप मोटिवेट फील करो। तो आप फॉलो ज़रूर कीजिए, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फेसबुक का पेज आप मयूर मोगरे नाम से सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। तो आपको ये जो प्लेस है ये आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, जो कंट्रीज़ है, कंट्रीज़ आइडेंटिफाई करना ये हमने पहले लिया हुआ है। पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने उसी तरीके से लिया था पहले, कि आपको कंट्री का नाम पहचानना है या फिर माउंटेन्स के नाम पहचानने हैं। अब थोड़ा यहाँ पर हम डीप में जाते हैं ना, तभी तो मज़ा आएगा। थोड़ा यहाँ पर टफ बनाते हैं। जो प्लेस है उसमें कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है तो उसके रिगार्डिंग पूछा जाए तो ज़्यादा मज़ा आए, है ना। तो इसीलिए मैं इस तरीके में ऐप बेस्ड एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और पार्टिसिपेट भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। मतलब मज़ा आ रहा है आपके जो आंसर्स है वो देखने में। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका रिजल्ट आप देखना, उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो इसमें आपको प्लेस जो है आइडेंटिफाई करना है। तो जल्द से जल्द वीडियो को पॉज कीजिए, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। अब यहाँ पर जब हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज देखते हैं तो इसमें NEP के बारे में बात की गई है। तो इसके रिगार्डिंग हम कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आज देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर लोकमान्य तिलक जो है उनके बारे में बात की गई है। ये MM अकेडमी ऐप में लोकमान्य तिलक के बारे में मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें मैंने कॉम्प्रहेंसिव तरीके से वो डिस्कस किया हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे रिलीजन जो है डज नॉट होल्ड। तो ये वाला जो आर्टिकल है बात किसके बारे में कर रहा है? रिलीजन जो है वो होल्ड नहीं करता है। अब किस चीज़ के बारे में होल्ड नहीं करता है तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्टिकल्स हैं। अगर हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमने क्या टेस्ट करनी चाहिए, बस एवे। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं हम खुद को। तो क्या टेस्ट करना चाहिए? टेस्ट मतलब ये वो नहीं है यूपीएससी वाली, कोरोना वाली टेस्ट है। तो वो क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। उसी के साथ ऑनलाइन के बारे में बात की गई है कि ऑनलाइन के बारे में हम यहाँ पर इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को पोस्टपोन मत कीजिए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। उसी के साथ यहाँ पर हम जो फ्लड है उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर चाइना जो है उसने ऑफिशियली जो वीडो है, वो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, उसे यहाँ पर लॉन्च किया है, कमीशन किया है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है आज। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है, अगर आपने देखा हो, या फिर सेपरेट लेक्चर भी मैंने उस पर लाया हुआ है। तो सेपरेट लेक्चर भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो एजुकेशन पॉलिसी है उसे कवर किया गया है। अब यहाँ पर कुछ आपके मन में जो सवाल होंगे, उन्हीं सवालों के जवाब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि फीचर्स तो हमने देख लिए, फीचर्स आप सभी को पता है। तो इससे एक बार आप फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ आपके मन में जो सवाल है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वेडनेसडे यूनियन कैबिनेट जो उन्होंने क्लियर किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि NEP जो है वो क्या सर्व करने वाली है। NEP ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, जिससे कि जो एजुकेशन है हमारे कंट्री में उसे डेवलप यहाँ पर किया जा सकता है।
नहीं तो अभी अगर हम देखें तो रट्टा मारो जिंदाबाद इस तरीके हमारे सिस्टम हमें देखने को मिलती है, जहां पर क्या है, लेबर जो है उन्हें निकाला जा रहा है ना। लेबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेबर्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ना कि इंटेलेक्चुअल्स को यहाँ पर मौके मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, पॉलिसी जो है उसकी शुरुआत हमें बहुत पहले ही देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पॉलिसी ये सिर्फ थर्ड पॉलिसी हमें देखने को मिलती है। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जो फर्स्ट है वो हमें 1968 में देखने को मिली थी, सेकेंड हमें 1986 में देखने को मिली थी अंडर इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर एनईपी अगर हम 1986 की बात करते हैं तो रिवाइज की गई थी 1992 में। 1992 में कोई न्यू नहीं आई थी, बल्कि रिवाइज की गई थी जो नरसिम्हा राव है उनके इसमें। और थर्ड जो है वो हमें अब यहाँ पर 2020 में देखने को मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट 34 ईयर जो है उसके बाद। अब यहाँ पर टेक अवेज क्या क्या है, एनईपी जो है इसने यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस प्रपोज किए हैं, जिसमें इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, हायर एजुकेशन को फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है उसके लिए भी ओपन अप किया गया है। मतलब अब यहाँ पर हमें यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन सबको डिसमेंटल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन दोनों से रिलेटेड भी आपको सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। यूजीसी खैर काफ़ी साल से न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि हीरा ये सब के बारे में बात की जा रही थी। यूजीसी ग्रांट जो है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, जितनी भी हमें टेक्निकल एजुकेशन देखने को मिलते हैं उसके लिए एआईसीटी हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है, और उसी के साथ मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। मतलब क्या है कि आपने कोई एक स्ट्रीम ले ली, ठीक है, एक स्ट्रीम ले ली, फॉर से कि आपने साइंस ले ली। अब जो साइंस का बच्चा है वो सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा, लेकिन सिर्फ साइंस ही उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्या? नहीं। अगर फॉर एग्जांपल कि कोई अगर सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और डैम्स के बारे में अगर उसे कंस्ट्रक्शन का नॉलेज है, लेकिन सिर्फ डैम्स के कंस्ट्रक्शन का नॉलेज रहना ज़रूरी है क्या? सोशल एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी है, ह्यूमैनिटेरियन जो चीज़ें हैं वो भी ज़रूरी है, काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक इंसान अगर कोई स्ट्रीम चूज कर रहा है तो उसे अलग अलग जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसे अलग अलग पर्सपेक्टिव का भी नॉलेज मिल जाएगा। मतलब ये एक ऑल इन वन इंसान बनकर निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मेजर चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है कि यहाँ पर जो 10+2 स्ट्रक्चर था उसे यहाँ पर चेंज कर दिया गया है 5+3+3+4 में। अब 5+3+3+4 क्या है? पहले अगर हम देखें तो 6 से लेके 16 साल तक का ये था 10, ठीक है, 10+2, मतलब यहाँ पर प्लस ये कितने हो गए 16+2 मतलब 18। तो यहाँ पर 6 से लेकर 18 तक का हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था। 6 साल मतलब क्या है, जब लड़का पहली में जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, और 18 साल मतलब कब, जब लड़का 12वीं जो है वो कंप्लीट कर लेता है। मतलब हम एवरेजली देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट से लेकर 12 तक का हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ था, और उसे हम बोल रहे थे 10+2 का स्ट्रक्चर। लेकिन जब लड़का फर्स्ट में जा रहा है तो इससे पहले की जो कक्षाएं हैं, केजी जो हम बात करते हैं, नर्सरी जो हम बात करते हैं, उसे ऑफिशियल तौर पर रिकॉग्निशन जो है वो इतनी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है, उसे भी फॉर्मल एजुकेशन में लाने की कोशिश की गई है। कैसे? तो अब यहाँ पर 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर लाकर, अब 5 मतलब क्या है, 5 मतलब है 3 से लेकर तो 8 साल तक का बच्चा। फिर 3 मतलब क्या है कि यहाँ पर 11 साल तक का। फिर उसके बाद 3 क्या है, 14 साल तक का। फिर यहाँ पर 3 क्या है, 18 साल तक का। मतलब अब यहाँ पर शुरुआत जो पहले 6 साल से हो रही थी वो अब शुरुआत हो रही है 3 साल से, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन जो है हमारा 3 साल से ही कैलकुलेट किया जाएगा। अब जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात कर रहे हैं पहले प्ले स्कूल की, तब यहाँ पर क्या होगा कि एक फाउंडेशन जो है वो बनाया जा सकता है। मतलब कि जो बच्चे हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पर बर्डन देने के बजाय अब उन्हें तैयार किया जा सकता है कि तुमको पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए फाउंडेशन जो है वो लाया गया है, और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो ये फाउंडेशनल रहने वाला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए वो यहाँ पर कराई जाएगी। मतलब आपको फिजिकली यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, मेंटली साइकोलॉजिकली यहाँ पर डेवलप किया जाएगा कि अब आपको पढ़ना है। फिर एक बार वो आप तैयार हो गए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेटरी चीज़ें दिखेगी, फिर मिडिल फॉर्म है, फिर यहाँ पर सेकेंडरी फॉर्म है, जहाँ पर आप यहाँ पर 12th जो है वो पास करके बाहर निकलोगे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रायर एज है 5, एवरी चाइल्ड जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रिपरेटरी क्लास जो है उसमें जाएगा,
ठीक है, प्रिपरेटरी क्लास में जाने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। और उसी के साथ साथ हमें और क्या देखने को मिलता है, लर्निंग जो है ये किस पर बेस्ड रहेगी, प्राइमरी और प्ले बेस्ड लर्निंग जो है उस पर बेस्ड रहने वाली है। मतलब यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्राइमरी जो एजुकेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर किस तरीके का एजुकेशन रहने वाला है, तो जो साइकोमीटर एबिलिटी है वो डेवलप किया जाने वाला है। साइकोमीटर एबिलिटी का मतलब क्या होता है, साइकोमीटर एबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पर डेवलप की जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजी अगर डेवलप नहीं की गई तो फिर प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को यहाँ पर ये लग सकता है कि यार हम इस जो एजुकेशन पॉलिसी है इसका यहाँ पर हिस्सा क्यों नहीं बने। तो साइकोमीटर एबिलिटी जो है वो यहाँ पर क्रिएट की जाएगी अर्ली लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है एजुकेशन सिस्टम की वो ये रहेगी कि हमें यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है प्राइमरी स्कूल में अचीव करना है 2025 तक। ठीक है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और उसी के नाम जो है वो भी यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो दिया जा रहा है। अब कैसे हमें यूनिवर्सल फाउंडेशन लिटरेसी अचीव करना है, तो यहाँ पर पीपल टीचर रेशियो जो है वो अंडर 30:1 वो इंश्योर्ड किया जाएगा हर स्कूल में। नहीं तो अभी क्या होता है, जो स्कूल में जो टीचर्स है वो प्रॉपर तरीके से है नहीं ना, मतलब जितने टीचर्स रहने चाहिए उतने हैं नहीं, टीचर्स की काफ़ी शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे सिनारियों में बच्चे जो है वो कैसे पढ़ पाएंगे, प्रॉपर टीचर जो है वो गाइडेंस कैसे दे पाएगी, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ हाई क्वालिटी रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल कराए जाएंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म पर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मदर टंग जो है उस पर एम्फेसिस दिया जा रहा है, मदर टंग पर एम्फेसिस दिया जा रहा है। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि जो एजुकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट की सिचुएशन में। अगर हम देखें ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इंग्लिश को प्रोवाइड करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। पर मुझे, आप खुद सोचिए, ठीक है, लॉजिकली सोच के देखिए कि आपको, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एट प्रेजेंट अभी हम बात कर रहे हैं, अभी मतलब हम यहाँ पर इतने, हमारा माइंड डेवलप हो गया है, हम एक तो ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि आपको अगर हिंदी में अच्छा तरीके से समझ में आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और अगर आपको इंग्लिश ही वीडियोस देखने को बोला जाए तो आपको मज़ा आएगा क्या, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा क्या, और अगर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो फिर आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे क्या। अब यहाँ तो बच्चे हैं जहाँ पर फाउंडेशन जो है वो चल रहा है ना। ऐसे सिनारियों में बच्चा घर पर अलग लैंग्वेज बोल रहा है, स्कूल में जाकर उसे अलग लैंग्वेज जो है उसमें पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चा घर में लैंग्वेज बोल रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप हमें देखने को मिले। तो जो भी ऐसा बोल रहे हैं कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश इनकलकेट की जा सकती है भाई साहब। इंग्लिश आप 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में सीख सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स लगा दो, इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास लगा दो। इंग्लिश बोलना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाउ यू कैन कम्युनिकेट इन योर ओन लैंग्वेज, ये यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश सीखना इसमें कोई बड़ा हवा नहीं है, कोई भी सीख जाएगा। वीरेंद्र सहवाग जो है जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में आया था, धोनी जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में आया था, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। जो हरभजन सिंह है वो जब आया था, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। इन लोगों ने बाद में सीख ली ना, अपने आप सीख जाते हैं, तो सीखने में बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश आनी चाहिए ये बोलकर अगर आप उनका जो इंटरेस्ट है वो छीनने की कोशिश कर रहे हो तो फिर ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल जो है वहाँ पर मदर टंग ये काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया है मेरे हिसाब से तो भी। अब एजुकेशन जो है ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसीलिए जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर ला सकते हैं, और यहाँ पर मदर टंग में बोलना ये सब करना ये पहले भी हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 5th ग्रेड तक कंप्लीटली जो रीजनल लैंग्वेज रहेगी उसमें एजुकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन लैंग्वेज यूजर्स और इंग्लिश लैंग्वेज यूजर्स, तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो। और हम जो यहाँ पर हवा बना रहे हैं, फ्रांस जो है उनको क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं समझ रहा है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं फिर, वो क्यों, अगर हम फ्रांस में जाते हैं तो वो लोग हमसे भी इंग्लिश बोलने के लिए कतराते हैं, मतलब हमसे इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर वो खुद की लैंग्वेज को प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों इतना हवा देते हैं इंग्लिश को। सीख लेंगे, और जब जाने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को भी अगर बाहर जाना है, किसी को भी आउट ऑफ कंट्री जाना है, किसी को भी कुछ काम करना है, तो विद इन 2 months वो इंग्लिश सीख सकता है।
अब यहाँ पर आप देखिए जो अलग अलग चीज़ें, और ऐसा नहीं है ना पूरे 10th तक या 12th तक यहाँ पर इंग्लिश रहेगा ही नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट भी रहने वाला है, वो फर्दर स्टडीज़ में आएगा। जब यहाँ पर स्टार्टिंग के फाउंडेशन में एक बार इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाए बच्चे का, फिर वो एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया फिर तो कोई भी लैंग्वेज सीख लेगा। आज तो हम फ्रेंच भी सीखने के लिए तैयार है, जर्मनी भी सीखने के लिए तैयार है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंटरेस्ट तो डेवलप हो पहले। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो कंट्री है जहाँ पर लिटरेसी रेट 74% है, ऑफ विच ओनली 30% जो है वो इंग्लिश सीख पाते हैं, मतलब पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो आप सोचिए कि उनको अगर हम इंग्लिश जो है वो समझाने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, तो कितनों का इंटरेस्ट डेवलप होगा, है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज क्यों, तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है वो पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े इसमें भी ये बोला गया है कि इंडिविजुअल जो है वो जो लैंग्वेज घर पर बोल रहा है, जो लैंग्वेज वो लिख पाता है, जो लैंग्वेज वो समझ पाता है, उसमें ज़्यादा एबिलिटी होती है उसके अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, इन प्रैक्टिकल सेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो है ये यहाँ पर रिटर्न वर्बल उसके गोल्स अचीव करने के लिए काफ़ी काम आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का इनकॉर्पोरेट करना, इसका इस्तेमाल करना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर हम ट्रांसफरेबल जॉब के बारे में देखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि जिनके मल्टीलिंगुअल पेरेंट्स होते हैं उनका क्या, मतलब अगर किसी नॉर्थ वाले बंदे ने किसी साउथ वाली बंदी के साथ शादी कर ली, या फिर साउथ वाले बंदे ने नॉर्थ वाली बंदी के साथ शादी कर दी, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के जो लैंग्वेजेस है वो तो अलग अलग है। तो ऐसे सिनारियो में क्या होगा, तो एनईपी जो है वो यहाँ पर स्पेसिफिकली चिल्ड्रन पेरेंट ट्रांसफरेबल जॉब इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्नॉलेज कर रहे हैं जो मल्टीलिंगुअल फैमिलीज में रहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, टीचर जो है उनको एनकरेज किया जाएगा कि आप बायलिंगुअल अप्रोच जो है यहाँ पर अपनाओ। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मतलब आप जो वीडियोस देख रहे हो आप में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पढ़ाते होंगे, स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, पार्ट टाइम ही सही लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे। तो आपको भी ये प्रेशर कभी आता होगा स्कूल से कि आप इंग्लिश में ही पढ़ाओ, आपको और कोई लैंग्वेज में नहीं पढ़ाना है। इस तरीके से सवाल जो है वो भी इस तरीके से आपको जो प्रेशराइज है वो भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बायलिंगुअल टीचिंग जो है ये यहाँ पर इनकरेज करना टीचर्स को, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर नेशनल टेक्स्ट बुक और लोकल कंटेंट जो है उसके बारे में बात की जा रही है। जितनी भी टेक्स्ट बुक है उनका एम रहेगा कि यहाँ पर एसेंशियल कोर मटेरियल जो है वो यहाँ पर कंटेन करे, है ठीक है। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के टाइम की, मतलब क्या हो रहा है हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हो क्या रहा है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये हो रहा है कि सिर्फ उसे रटाया जा रहा है, उसे उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताया जा रहा है। आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप कब होगा, जब उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको पता चलेगा, तब आपको इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होने वाला है। मतलब कि अगर आप बोलिए कि कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है, अब उसका इस्तेमाल जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, या फिर E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर है, उसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर हो रहा है। अगर आपको पता चले कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर कितने बार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अजीब चीज़ हो जाती है। अगर हम बोले कि जो न्यूटन्स लॉ है, तो जितने भी न्यूटन के लॉ है वो हम रोज इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई सिचुएशन में, तो फिर ऐसा अगर इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड से समझाया जाए, अब आपको दिलचस्पी आ रही होगी ना कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, है ना। या फिर अगर हम बोले कि जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, वो भी मैं अगर आपको बोलूँ कि हम डे टू डे लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं, तो अब आपको क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है कि हम कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम पढ़ाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट डेवलप करना। तो यहाँ पर क्या है कि हमें सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना है, उसी के साथ साथ आप देखिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हम यहाँ पर एट प्रेजेंट कंडीशन में देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आज भी हम पढ़ा क्या रहे हैं, वही पुरानी घिसी पिटी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी सिनारियो हमें चेंज करना पड़ेगा, एडवांसमेंट उसमें लानी पड़ेगी, है ना। जो हम सिविल इंजीनियरिंग देखें तो आज हम कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ा रहे हैं वही जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे हमें यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा। कंप्यूटर में आप देखिए बेसिक वही जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ाते जा रहे हैं। आज कितना एडवांसमेंट हो चुका है, किस तरीके के ऐप्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ऐप के लिए भी काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ साथ जो कोडिंग है उसकी बात की जा रही है। तो टेक्स्ट बुक जो है वो सभी रीजनल लैंग्वेजेस जो है उसमें भी यहाँ पर रहेंगे, जिससे कि सभी इधर के स्टूडेंट जो है वो उन्हें हाई क्वालिटी लर्निंग जो है वो मिल सके। उसी के साथ 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है कि अलग अलग डिसिप्लिन्स के, मतलब यहाँ पर अगर किसी सिविल लिया है तो सिर्फ सिविल ही नहीं, लेकिन यहाँ पर उसके पास जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी पढ़ पाएगा, इकोनॉमी पढ़ पाएगा, सब कुछ पढ़ पाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बोला जाता है।
उसी का स्टूडेंट जो है वो एग्जिट का भी उसके तरफ ये दिया गया है। मतलब अब क्या होता है कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग में एडमिशन ली और एक साल में अगर वो ड्रॉप आउट हो गया तो वो ट्वेल्थ ही कहलाएगा, या फिर पॉलिटेक्निक अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा ही कहलाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक साल के अंदर ड्रॉप कर लिया है, फिर उसके बाद अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हो तो ये आपका क्रेडिट रहेगा। ये उसमें लिखा हुआ रहेगा कि हाँ, आपने एक साल का इंजीनियरिंग जो है वो किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, जो बच्चा है उसका एक एक साल यहाँ पर कैलकुलेट होगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाने वाला है, और SC ST OBC जो है उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पर डिजिटली स्कोर रहेगा। ठीक है, कि मतलब क्या है, आपने कितना किया हुआ है, तो वो क्रेडिट जो है आपके दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी काम आएंगे। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया है और फिर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, एक साल के बाद आपने सोचा कि मैं उसमें जाता हूँ, तो ये वाले क्रेडिट भी आपके उसमें कैलकुलेट होंगे, वो इस्तेमाल आप कर सकते हो दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हमें मास्टर्स डिग्री में भी देखने को मिलेगी। मतलब देयर में भी 2 ईयर प्रोग्राम विद सेकेंड ईयर डिवोटेड एंटायरली टू रिसर्च। रिसर्च में डिवोट किया जाएगा, रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। उसी के साथ यहाँ पर 4 ईयर बैचलर्स प्रोग्राम जो उसमें रिसर्च हमें देखने को मिलेगा, 1 मास्टर्स प्रोग्राम रहेगा, और 5 ईयर का इंटीग्रेटेड अभी भी हमें देखने को मिलता है। अगर हम IIT देखें, IIT बॉम्बे वगैरह देखें, वहाँ पर इंटीग्रेटेड हमें जो प्रोग्राम से देखने को मिलते हैं जिसमें 5 साल में आपका जो मास्टर्स है वो भी कंप्लीट करा दिया जाता है। तो PhD जो है उसके लिए भी यहाँ पर मास्टर्स डिग्री या 4 ईयर बैचलर्स डिग्री जो है विथ रिसर्च ये यहाँ पर लगेगा। और उसी के साथ यहाँ पर MPhil जो है उसे यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से हायर एजुकेशन और फॉरेन प्लेयर्स को टैकल करने के लिए क्या किया है। अब यहाँ पर आप देखिए यूनिवर्सिटीज जो है फ्रॉम अमंग द टॉप 100 इन दी वर्ल्ड, वो यहाँ पर कैंपस जो है इंडिया में सेटअप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने कवर की हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पर सारे जो पॉइंट्स है आपको और इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है उसके लिए। अब यहाँ पर आप देखिए जो MPhil प्रोग्राम है उसको जो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। अब ऐसी जो चीज़ें हैं जो हमने नहीं की थी वो यहाँ पर उस पर फोकस करना जरूरी है, जिससे कि आपके जो आंसर्स है वो आपको मिल जाए क्वेश्चंस के। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि नॉर्मल कोर्स में आफ्टर द मास्टर्स डिग्री स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर कर सकता है फॉर PhD प्रोग्राम, है ना। करंट प्रैक्टिस ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इवन UK में भी MPhil जो है वॉज अ मिडल रिसर्च डिग्री बिटवीन मास्टर्स एंड PhD। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, आपने यहाँ पर क्या है, मास्टर्स है, मास्टर्स के बाद आप PhD कर रहे हो, बीच में यहाँ पर MPhil है, तो MPhil को निकाल लो ना, डायरेक्ट यहाँ पर मास्टर्स के बाद अब आप PhD जो है उसके लिए जा पाओगे। तो MPhil डिग्री जो है उनको स्लोली फेज आउट इन फेवर ऑफ डायरेक्ट PhD प्रोग्राम। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप PhD करो, ये सारी चीज़ें आपको करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर मल्टीपल डिसिप्लिन, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच हम बोल रहे हैं कि मतलब एक जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाया जाए, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाए, सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जाए। जो सिविल इंजीनियर है उसको ह्यूमैनिटेरियन पढ़ाया जाए, इकोनॉमी पढ़ाया जाए, तो क्या इससे जो मेन स्ट्रीम सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशन है क्या वो डाइल्यूट नहीं हो जाएगी? मतलब यहाँ पर जो सिविल इंजीनियर उसका फोकस उससे हट नहीं जाएगा? तो यहाँ पर IIT जो है ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जितनी भी IITs है वो चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐसा कुछ। ठीक है, उसी के साथ जब पूछा गया IIT दिल्ली डायरेक्टर, तो उन्होंने भी क्या कहा कि अगर कोई डैम जो है वो बिल्ड कर रहा है, तो फिर सिविल इंजीनियर है, अगर वो डैम बिल्ड कर रहा है तो उसे एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट जो है उसके रिगार्डिंग क्या पता नहीं होना चाहिए, है ना। अब मेनी इंजीनियर जो है वो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, तो इसीलिए उनको क्या इकोनॉमिक्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए। तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारी कंट्रीज़ में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर क्वालिटी जो एकेडमिक की सभी फील्ड्स में थ्रू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो इसमें क्या किया जाएगा कि रिसर्च जो है उस पर जोर दिया जाएगा। बट ऑब्वियसली रिसर्च जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और रिसर्च पर अगर जोर दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है उसमें क्या है, फंड कॉम्पिटिटिव, पीर रिवर्ड, है ना, ग्रैंड प्रपोजल यहाँ पर दिया जाएगा, सीड ग्रो, यहाँ पर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा रिसर्च के लिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिसर्चर है, रिलेवेंट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है, उनके बीच में लेसियन जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रोफेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये इंटीग्रल पार्ट जो है ओवरऑल हायर एजुकेशन सिस्टम का हमें देखने को मिलने वाला है। तो मतलब क्या है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने वाले हैं और काफ़ी क्वालिटी वाइज प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब अब यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपको रट्टा मारना है,
क्योंकि हमने देखा था कि 10th और 12th की जो एग्जाम्स है उसको भी थोड़ा लिबरलाइज किया जाएगा। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो पैसा है वो भी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, 6% ऑफ जीडीपी जो है वो प्रोवाइड किया जाने वाला है। अब यहाँ पर ये जो पन्ने हैं उस पर तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी देखने को मिल रही है। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है उस पर यहाँ पर निर्भर करता है। एग्रीकल्चरल एजुकेशन, अलाइड डिसिप्लिन्स यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, लीगल एजुकेशन जो है ये भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिवली ग्लोबली बनाया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन जो है उसे भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि एट प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है तो ऐसे सिनारियो में ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी तक अगर हम देखें मोस्ट ऑफ दी जो टीचर्स है, जो लेक्चरर्स है, वो ऑनलाइन इसमें उनको अभी पता नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, उसमें ट्रेनिंग ना रहने की वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। हम आगे देखेंगे उसके रिगार्डिंग में हम आर्टिकल देख रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये भी चीज़ जब हम देंगे तो बट ऑब्वियस है जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, ई लर्निंग की भी। तो ये भी काफ़ी वाइब्रेंट इकोसिस्टम जो है वो बना सकता है। अब ये रिफॉर्म्स जो इम्प्लीमेंट कैसे किए जाएंगे, ये ब्रॉड डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करता है एंड इज़ नॉट मैंडेटरी टू फॉलो। अब यहाँ पर एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसीलिए जो स्टेट्स हैं वो अपने हिसाब से भी लॉज ला सकते हैं। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है ऑफ 2040 टू इम्प्लीमेंट एंटायर पॉलिसी। देख सकते हो आप कितना है, तो यहाँ पर अभी भी टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से अभी जो नीचे बैच निकली है वो सीधा उनको इसका लाभ मिल जाएगा, इसको टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं, बिहार वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। यहाँ पर क्या हुआ है, फ्लड जो है उसके वजह से आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है, न्यूज़ आर्टिकल है। फ्लड सिचुएशन बिहार में कैसी है, तो एज ऑफ जुलाई 31 108 ब्लॉक्स और 14 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अफेक्टेड हो चुके हैं। मतलब 39 लाख जो लोग हैं वो यहाँ पर अफेक्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग जो है उन्हें डिस्प्लेस किया गया है। अब यहाँ पर इतना आता क्यों है, तो देखिए बेसिकली मैंने ज्योग्राफी जो है उसके लिए मैंने ये वाला आर्टिकल जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि हम यहाँ पर क्या है गंगा नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान सके। सिर्फ इसके लिए मैंने ये वाला आर्टिकल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पर आप देखिए तो नियर फ्यूचर अगर हम देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर गंडक रिवर जो है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि हर साल, मतलब आप समझ लीजिए कि हर साल ही जो बाढ़ है वो हमें देखने को मिलती है, आसाम बोलिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, दिन पे दिन ये बाढ़ का जो प्रमाण है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो पूरी तरीके से सबमर्ज हो गया था। अब उसमें हमने प्रॉब्लम्स भी देखे थे, जो एनिमल्स है उनकी काफ़ी डेथ हुई। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ऊपर चले जाते थे, हायर लेवल पर चले जाते थे बाढ़ से बचने के लिए, लेकिन अब वो भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। भले ही आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बनाए गए हो, आर्टिफिशियल जो ऐसे होते हैं एजे से बनाए गए हो, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ ही रहा है। तो उसी तरह अलग अलग जो स्टेट्स है, आप वेस्ट बंगाल देखिए, आप बिहार देखिए, है ना, बिहार उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से काफ़ी फ्लडिंग जो है वो होती रहती है। तो ये इस चीज़ के लिए सिर्फ मैंने यहाँ पर लाया था। तो ये आप देख सकते हो मेन गंगा रिवर जो है वो इस तरीके से यहाँ से निकल रही है, ऐसे 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 पूरी की पूरी। तो ये गंगा जो है वो इस तरीके से जा रही है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से कौन सी आ रही है, यहाँ से आ रही है हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी, यहाँ से यू टर्न मार रही है और इस तरीके से ये आ रही है 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 ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि गंडक जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये है गंडक रिवर, ये है घाघरा, ये है गोमती, यहाँ पर है यमुना, चंबल, बेतवा, तामसा, सोन। ठीक है, अब यहाँ पर सोन जो है ये नदी कहाँ से निकलती है, कौन से प्लेट्यू से, ये अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हुगली रिवर है। अब यहाँ पर आपको दो टर्म्स याद रखने हैं, एक होता है ट्रिब्यूटरी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है, ये मेन रिवर जा रही है, मेन रिवर को यहाँ पर एक नदी जो है वो आकर जुड़ गई है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई ट्रिब्यूटरी। अब यहाँ पर ये मेन नदी है, ठीक है, ये मेन नदी जो है यहाँ पर जा रही है। अब यहीं पर क्या हुआ, यहाँ से एक दूसरी निकल गई और फिर यहाँ पर चली गई, तो ये जो है ये रहेगी डिस्ट्रीब्यूटरी। तो अगर हम हुगली की बात करते हैं तो हुगली देखिए यहाँ तक तो सही आ रही है, फिर यहाँ से वो जा रही है, मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में फ़र्क पता रहना चाहिए। हालांकि डिटेल में हम एकेडमी ऐप पर ज्योग्राफिक लेक्चर्स में सब कुछ कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज के बारे में हमने देखा था कल के ही लेक्चर में, एरियल जो है
है ना। तो कड़िया जुड़ाइए, कड़िया जुड़ाओगे तो आपको अच्छे तरीके से याद रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है। राजमहल हिल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये प्लेट्यू के नाम कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू हमें देखने को मिलता है ना। उसी के साथ साथ यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा जो इसमें लोहित है ना, ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। बराक जो है ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। तो इस तरीके से अलग अलग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर मानस ये वाला जो है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट इस पर। तो एक्सपर्ट का बोलना है कि आपने टेस्ट जो है वो जस्ट चेक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर रिकमेंड किया गया है कि एडवाइजेबल नहीं है, कि ऐसा मत करो यार, मतलब सिर्फ टेस्ट करने के लिए आपको है क्या, अगर कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है तो टेस्ट मत करो, ठीक है। बिकॉज द प्रोबेबिलिटी जो है रॉन्गली आइडेंटिफाई होगा उसके ज़्यादा है। मतलब डरा है भी किस चीज़ के लिए जा रहा है कि आप टेस्ट मत करो, हो सकता है कि आपकी गलत जो रिपोर्ट आ जाए और आप नेगेटिव रहो लेकिन पॉजिटिव दिखा दे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी जो टेस्ट है वो यहाँ पर 100% एक्यूरेट नहीं होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर पॉजिटिव टेस्ट होता है तो क्या डिसीज है, ऑप्शन क्या है, मतलब जवाब क्या है, मे बी। मतलब यहाँ पर अगर आप टेस्ट पॉजिटिव भी होते हो तो भी मे बी आपको हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है क्योंकि 100% एक्यूरेट नहीं है। ओके, उसी के साथ यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो डेफिनेट जजमेंट पर हम नहीं पहुँच सकते हैं कि हाँ ये जो है ये होगा ही या ऐसा होगा, ये यहाँ पर प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, करना यही पड़ेगा कि अगर जब तक पूरे सिम्टम्स आपको उस तरीके नज़र नहीं आते तब तक टेस्ट मत कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सिम्टम जो है आपको थोड़ी बहुत सर्दी खांसी आई, बुखार आई, लेकिन आपने बोला नहीं 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 जब तक पूरा नहीं आएगा तब तक नहीं है, ऐसा नहीं। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो डिसीज्ड और हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये जो लोग हैं ये डिसीज्ड है और ये हेल्दी है, इनके बीच में आइडेंटिफाई करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि एबिलिटी टू करेक्टली आइडेंटिफाई डिसीज्ड इंडिविजुअल, इसे कहा जाता है सेंसिटिविटी, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो इंसान है ये डिसीज्ड है और ये जो इंसान है ये हेल्दी है, ठीक है। ये हेल्दी है और ये जो इंसान है ये है डिसीज्ड। तो यहाँ पर आप देखिए डिसीज्ड इंसान जो है उसे करेक्टली आइडेंटिफाई करना उसे हम कहते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, सेंसिटिविटी। और उसी के साथ हेल्दी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना इसे कहा जाता है स्पेसिफिसिटी। क्या कहा जाता है, स्पेसिफिसिटी। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये भी कभी कभार आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि करेक्टली आइडेंटिफाइड डिसीज इंडिविजुअल सेंसिटिविटी है और एबिलिटी टू करेक्ट इंडिविजुअल हेल्दी इंडिविजुअल वो है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। अ फॉल्स रिजल्ट फॉर रिजल्ट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। फॉल्स रिजल्ट पॉजिटिव्स के लिए भी आ सकता है, नेगेटिव्स के लिए भी आ सकता है ना। अब यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट अगर आता है कि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है लेकिन आप एक्चुअल में नहीं हो, तो फिर ऐसे सिनारियो में क्या होगा, बर्डन जो है वो क्रिएट हो जाएगा इंडिविजुअल पर। मतलब एक तो साइकोलॉजिकली हो जाएगा कि यार मेरे को हो गया है, उसका साइकोलॉजिकली फिर उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फॉल्स नेगेटिव टेस्ट बोलने के बाद क्या है कि वो इंसान जो है वो तो स्प्रेड करता रहेगा फिर। तो ये भी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फैटल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि क्या है कि अब यहाँ पर वो उसको है लेकिन नेगेटिव टेस्ट आ गई है। मतलब अब क्या है कि उसको नहीं है ऐसा टेस्ट में आया है, लेकिन उसको तो है। तो फिर है तो फिर उसको और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन अगर सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, उसको मन में क्या लगेगा, नहीं नहीं यार कोरोना थोड़ी है, तो इसीलिए तो हो जाएगा या ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसे ही लग रहा होगा। तो फेटल कॉन्सिक्वेंसेज जो है, डेथ जो है वो भी यहाँ पर हो सकती है। और उसी के साथ साथ जो स्प्रेड है डिसीज का वो भी यहाँ पर हो सकता है। अब जो फॉल्स पॉजिटिव है वो कैसे रिड्यूस हो सकते हैं, तो स्पेसिफिसिटी रिड्यूस का इंक्रीज करके। जो स्पेसिफिसिटी हमने यहाँ पर देखी थी, मतलब क्या है कि आइडेंटिफाई हेल्दी इंडिविजुअल्स, हेल्दी इंडिविजुअल्स है उनको आइडेंटिफाई करके, है ना। तो ये हम फॉल्स पॉजिटिव जो है उसे यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए कि जो इंक्रीज स्पीड है बट रेदर लिमिटिंग द टेस्ट टू द पॉपुलेशन। मतलब क्या है कि हमें स्पीड जो है टेस्ट की वो तो बढ़ानी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान रास्ते में दिख रहा है भैया टेस्ट करो, ऐसा नहीं। जहां पर हमें लग रहा है कि इसको डिसीज हो सकता है वो पॉपुलेशन को टेस्ट करना जरूरी है, उनमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना जरूरी है, जिससे कि हम रिस्क फैक्टर जो है उसे यहाँ पर कम कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर कोविड-19 रिलेटेड टेस्टिंग अगर हम देखें, टू टाइप ऑफ टेस्टिंग हमें देखने को मिलती है। एक तो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, दूसरा हमें देखने को मिलता है एंटीबॉडीज। मतलब क्या है, बेसिकली स्वैब टेस्ट जो है वो लिया जाता है, जिसको यहाँ पर वो आरएनए में होता है, आरएनए को क्या किया जाता है, डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है,
फिर उसके बाद उसे एम्पलीफाई किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। दूसरा अगर हम देखें एंटीबॉडीज है, खून निकल जाता है, उसमें एंटीबॉडीज है या नहीं वो टेस्ट किया जाता है। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ एंटीबॉडीज जो है वो क्या है। तो इस तरीके से टेस्टिंग जो है हमें देखने को मिलती है। अब सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अगर हम देखें एंटीबॉडीज टेस्ट किटिंग की, डेवलप ये इंडिया में इज 92.4% और स्पेसिफिसिटी अगर हम देखें 97.9% रिस्पेक्टिवली, इतनी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिए अगले इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पोस्टपोन मत कीजिए, जो ऑनलाइन एग्जाम्स है एग्जाम्स को पोस्टपोन मत कीजिए, हम ऑनलाइन करने का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। मतलब इसमें बात क्या की जा रही है, इसमें बात की जा रही है जो जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के चलते। ठीक है, जो ट्रांजिशन यहाँ पर हो रहा है ऑनलाइन का वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके का हमारे यहाँ पर कैंपस है, तो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके की डाइवर्सिटी है, स्टूडेंट का वेरीड इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड है, मतलब कितने बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स होंगे, कितने बच्चे जो है वो यहाँ पर अफोर्ड कर पा रहे होंगे मोबाइल फ़ोन्स को। क्योंकि एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर ये देखने को मिला था कि एक जो फादर है उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी अपनी बेटी को मोबाइल दिलाने के लिए। ऐसा अब पता नहीं वो सच है या नहीं, लेकिन मैंने एक न्यूज़ कहीं तो भी ऐसी सुनी थी, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो चाहिए था। तो हर इंसान का, हर बच्चे का सोशल बैकग्राउंड अलग है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है ना। तो इसीलिए ऑनलाइन काइंड ऑफ एजुकेशन जो है सडनली उस पर मूव होना ये एक नाइटमेयर टाइप का बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे आप तो इसमें बोला जा रहा है कि आप थोड़ा धीरज रखिए। मतलब सर्वे जब किया गया 4% ऑफ IIT दिल्ली स्टूडेंट जो है वो कैन नॉट टेक द क्लासेस फ्रॉम देयर होम टाउन, ठीक है, जहाँ पर वो रह रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतने बच्चों का तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। उसी के साथ साथ कितना इफेक्टिव है ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग जो है इज नॉट अबाउट ओनली टीचिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। यहाँ पर क्लासरूम में आप कैसे बिहेव करते हो, है ना, कैमरा के सामने कैसे बिहेव करते हैं, कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब जो पढ़ाने वाले हैं वो वहाँ पर इंटरेक्टिव तरीके से ये करते हैं, उसी के साथ साथ वो बच्चे जो हैं उनकी तरफ देखेंगे, बच्चे जो है उनसे इंटरेक्शन करेंगे, बच्चे जो है उनका कुछ रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन इसमें क्या होता है, ऑनलाइन इसमें वो चीज़ जो है हमें देखने को नहीं मिलती है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो इसीलिए इतना भी आसान नहीं होता है ऑनलाइन जो है वो भी पढ़ाना। सम ऑफ आवर बेस्ट टीचर्स जो काफ़ी अच्छी तरीके से स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, वो ऑनलाइन इस पर गए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। ये किसके वजह से हो रही है, जो ट्रेनिंग है वो उनको नहीं मिल पाई है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है। एग्जाम्पल, क्लासरूम में अगर 1 घंटे का लेक्चर दिया जाता है तो बिना किसी इशू के हो जाता है, लेकिन अगर ऑनलाइन 1 घंटे का लेक्चर देने को बोला जाए तो फिर यहाँ प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। मतलब 10 मिनट से ज़्यादा कैसे बच्चे जो है वो बोर होने लग जाएंगे, इंटरेस्ट कैसा डेवलप करेंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आप एक कॉज के लिए पढ़ रहे हो, आप किसके लिए पढ़ रहे हो, एक कॉज के लिए पढ़ रहे हो। मतलब कॉज ज़रूरी नहीं है जो स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ रहा है हर स्टूडेंट के पास कोई कॉज हो, लेकिन आप अगर यहाँ पर यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके पीछे एक कॉज है। जहाँ कॉज होता है वहाँ पर आप खुद अपने रास्ते निकाल लेते हो, खुद यहाँ पर बोर नहीं होगे, अपने आप पढ़ने लग जाओगे कैसे ना कैसे। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहे हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है ऑनलाइन इसमें, ठीक है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दूसरा एक बिग चैलेंज है कि यहाँ पर पीर लर्निंग जो है वो होती है कॉलेजेस में, मतलब जो आजू बाजू का है उनके इंट्रैक्शन के साथ इस तरीके से, तो वो ऑनलाइन लर्निंग ये हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है। उसी के साथ यहाँ पर क्या है, पीर लर्निंग ट्यूटोरियल सिस्टम जो है वो बनाने की बात की जा रही है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर जो फ्लिप क्लासरूम अप्रोच जो है वो अपनाया जाएगा और जो पीर क्लासरूम लर्निंग है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला गया कि हमारा जो एंशियंट कल्चर था गुरुकुल का वो काफ़ी अच्छा था, वो काफ़ी बेहतरीन था। अब यहाँ पर हमने जो शिफ्ट किया है वो ठीक ठाक था, लेकिन अब यहाँ पर ऑनलाइन वाला जो है यहाँ पर और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हर कोड जो है, जैसे अगर हम इंजीनियरिंग सेंट्रिक देखें तो मोस्ट ऑफ द IIT के इंजीनियरिंग सेंट्रिक होते हैं, जहाँ पर आपको जो लेबोरेटरी कंपोनेंट्स है उसका इस्तेमाल होता है। अब जो सर पढ़ा रहे हो क्या लेबोरेटरी में जाकर और खुद से आज हाथ से जब हम करते हैं तो अलग ही चीज़ें होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारी पर्सपेक्टिव जो है उसमें शॉर्टफॉल देखने को मिलता है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि पोस्टपोन जो है वो मत कीजिए किसी भी चीज़ को। अभी पता नहीं है, ये भी नहीं पता है कि कब तक हम रिकवर हो पाएंगे, इसीलिए अगर हम पोस्टपोन करते रहेंगे तो फिर वो पोस्टपोन ही होते रह जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जब टारगेट सेट होगा तो सभी के ऊपर प्रेशर आएगा और फिर ऑनलाइन जो है उसकी ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट कर सके, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोशिश जो है वो जारी है कि इफेक्टिव तरीके से ऑनलाइन जो है उस पर शिफ्ट किया जा सके। क्लियर है।
अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एग्जाम इन्विजिलेशन में इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप कंपनीज है जो ऑनलाइन इवैल्यूएशन मेथड जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर यहाँ पर कुछ हो सकता है, जैसे कैसे इवैल्यूएट किया जाए, कैसे बच्चे जो है वो एग्ज़ाम छुड़ाए, कैसा ये सारा सिनारियो हो सके। तो ये भी पर्सपेक्टिव में लेकर हम कोशिश जो है वो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है चाइना जो है ऑफिशियली इसने कमीशन किया है बीडू। ये एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और रिवाइवल करेगी जीपीएस का। तो यहाँ पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है जो अलग अलग जो कंट्रीज़ है उनके द्वारा जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो बनाए गए हैं, नेविगेशन सैटेलाइट, तो उनके रिगार्डिंग आपको बताना है। चाइना जो है वो कंप्लीशन उसका सेलिब्रेट कर रहा है बीडू का। तो बीडू आपको पूछा सकता है कि कौन से कंट्री का है, तो ये ध्यान में रखना है आपका, चाइना का है बीडू। ठीक है, अक्सर हम इसमें देखते हैं ना, कोई डब्ड मूवी हो अगर हॉलीवुड की, तो उसमें ऐसे ही होता है, और बिडू। तो वही नाम इन्होंने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर यूएस जो है उसका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है, मतलब जीपीएस सिस्टम जो हम देखते हैं, तो उसका भी रिवाइवल यहाँ पर होगा। उसी के साथ यहाँ पर जो सैटेलाइट है वो पार्ट है थर्ड इटरेशन ऑफ बीडू सिस्टम, जिसे BDS-3 जो है वो भी कहा जाता है। ठीक है, नेविगेशन सर्विस जो है प्रोवाइड करना शुरू किया था 2018 में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये पार्ट लेगा बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वास्ट है, काफ़ी फैला हुआ है, तो उसे भी टैकल करने के लिए ये चीज़ काफ़ी काम आ सकती है। मतलब देखिए जो चाइना है कितना धीरे धीरे चतुराई से स्ट्रेटेजिकली कितना सक्षम जो है वो बनता जा रहा है ना, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर नेविगेशन जो है इसे एक्सट्रीमली हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर कोई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कोई बाधा लाने की कोशिश करता है तो सीधा उसको पता चल जाएगा, या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हो जाएगा, वो उसको पता चल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जीपीएस हम सभी को पता है कहाँ का है, रशिया का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है। ठीक है, तो ये अगर 2 स्लाइड पहले ही आपने अगर लिख लिया होगा तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो यहाँ पर आपको उसका जवाब जो है वो मिल गया है। और इंडिया का आप बता दीजिए ना, इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया का बता दीजिए, वो एक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम आते हैं हमारे मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो ये जो मैंने आपको जवाब है इसका है पुदुचेरी, जो मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।